हेलो साथियों, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय चैनल आर ओरिजिन। साथियों, आज हम लेकर के आए हैं आप लोग के लिए जीके जीएस प्रैक्टिस सेट नंबर ये आपका 2 होगा। और यदि आप लोग पहला वाला सेट नहीं देखे हों तो आप लोग हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन में जा कर के वहाँ से लिंक है, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। वो 1 से लेकर के 25 तक आपका जीके जीएस का क्वेश्चन होगा। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके आने वाले सभी परीक्षाओं के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज का ये प्रश्न क्या कह रहा है। उससे हम सबको पता है कि ये लॉकडाउन जो चल रहा है, लॉकडाउन की परिस्थितियों में हमें अपनी तैयारी को एक नए आयाम तक पहुंचाना है। तो यदि आप लोग हमारे चैनल से जुड़े हैं तो आप कृपया करके आप लोग हमारे चैनल को लाइक करें। 26 नंबर क्वेश्चन क्या है, इसके 25 नंबर जो क्वेश्चन है, 25 क्वेश्चन वो पार्ट 1 में होगा। यदि आप लोग ना देखे हो तो उसको जा करके डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 26। 1857 के क्रांति को लखनऊ में दबाने वाले ब्रिटिश नायक कौन था। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, कैंपबेल था। ठीक है, तो 1857 की क्रांति की शुरुआत कब हुई थी, तो इसका एग्जैक्ट है 10 मई 1857 को मेरठ से 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई थी। और लखनऊ में इस क्रांति का नेतृत्व बेगम हजरत महल ने किया था। और सबसे बड़ी बात है कि जबकि इस विद्रोह को लखनऊ में दबाने वाला जो अंग्रेज नायक था उनका नाम क्या था आपका, तो उनका नाम था कैंपबेल। ठीक है, आप लोग इसका नाम याद रखेंगे और ये आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 27 है आपका, किस सिख गुरु ने गुरुमुखी लिपि का आरंभ किया था। तो गुरु अंगद देव जी थे, इन्होंने ही गुरुमुखी लिपि को आरंभ किया था। और गुरुमुखी लिपि का आरंभ गुरु अंगद ने किया था। सिख धर्म के प्रथम गुरु नानक की जीवनी भी गुरु अंगद देव ने ही लिखा था। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। ठीक है, गुरु नानक देव जी की जीवनी इन्होंने ही लिखा था। तो ये गुरु अंगद का चित्र है, आप लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 है आपका, गांधी इरविन पैक्ट कब हुआ था। तो गांधी इरविन पैक्ट आपका 5 मार्च 1931 ईस्वी को हुआ था। और गांधी इरविन पैक्ट में 5 मार्च 1931 को हुआ। और इसमें जो इसी के बाद क्या हुआ था, सविनय अवज्ञा आंदोलन को जो है वो स्थगित कर दिया गया था। देखिए एक क्वेश्चन और आता है कि असहयोग आंदोलन सबको पता होगा कब हुआ था असहयोग आंदोलन। तो असहयोग आंदोलन आपका 1920 में हुआ था। और चौरी चौरा कांड के बाद ही असहयोग आंदोलन को भी स्थगित कर दिया गया था, सबको पता होगा। ठीक है, चौरी चौरा कांड। और चौरी चौरा कांड कब हुआ था, तो आपका 1922 में हुआ था। ठीक है, 5 फरवरी 1922 को। इससे रिलेटेड और क्वेश्चन है कि जैसे 5 मार्च 1931 की मुख्य बातें कौन कौन सी थी, तो ये इरविन साहब है और ये है आपका गांधी जी। तो इन लोगों के बीच जो मुख्य बातें थी, दांडी मार्च के राजनीतिक सदियों को रिहा किया गया, बंदियों को रिहा किया गया, भारतीयों को फिर से मिला नमक बनाने का हक, ये भी हुआ। आंदोलन के दौरान हुए त्यागपत्र किए गए अस्वीकार, और उसके बाद आंदोलन में जब्त की गई संपत्ति भी सबको लौटाई गई। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है, ये आप लोग जरूर याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 29 है, यूएनडीपी ने अपनी पहली मानव विकास रिपोर्ट किस वर्ष प्रकाशित की थी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 1990 ईस्वी में प्रकाशित किया था। ठीक है, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, इसके 30 वर्ष पूरे हो चुके। संयुक्त राष्ट्र संघ विकास कार्यक्रम 1990 में अपनी मानव विकास रिपोर्ट प्रकाशित की थी। मानव विकास सूचकांक विकसित करने वाले दल का नेतृत्व महबूब उल हक और इंगे कौल ने किया था। ठीक है, तो इसको आप लोग याद रखेंगे और कमेंट करके बताएंगे यूएनडीपी में भारत का जो है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत का रैंक कितना है। ठीक है, उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 आपका, द थर्ड पिलर पुस्तक के लेखक कौन है। ये देखिए द थर्ड पिलर पुस्तक है, कुछ ऐसा ही इसका आइकन है और यहाँ पे नाम लिखा हुआ है, रघुराम राजन जी का ये पुस्तक है। थर्ड पिलर पुस्तक भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व जो गवर्नर रघुराम राजन जी थे उन्हीं का पुस्तक। अभी वर्तमान में कौन है, सबको पता होगा, शक्तिकांत दास जी। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन है आपका, अल्पास पर्वत विस्तृत क्षेत्र से संबंधित देश कौन सा है। तो 31 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए और बी दोनों। ठीक है, ये आपका फ्रांस और स्विट्जरलैंड दोनों में अल्पस पर्वत है। और फ्रांस, स्विट्जरलैंड तथा अल्पस पर्वत का विस्तार क्षेत्र यहीं आप देख सकते हैं कि ये जो है ये आपको दिखाई दे रहा है वो उस पर्वत का विस्तार है। ठीक है,
उसके बाद धान से निकलने वाली कौन सी गैस है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लेंगे। धान से कौन सी गैस निकलती है, तो आपका मीथेन गैस निकलता है। और धान की खेत से नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड गैसें निकलती है। देखिए सब निकलता है, नाइट्रस ऑक्साइड भी, मीथेन भी और कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलता है। ठीक है, तो CH4 और CO2, ठीक है, ये आप लोग ज़रूर याद रखेंगे। ये धान के पौधे से निकलने वाली गैस है। ठीक है, उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 33 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक कौन सा है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें से पारा। देखिए पानी भी चालक है, लेकिन पारा जो है सबसे अच्छा चालक है। दिए गए विकल्पों में से ऊष्मा सबसे अच्छा चालक पारा है। अन्य अच्छे सुचालक धातुओं में तांबा, एल्युमिनियम, चांदी, सोना आदि है। ठीक है, तो और कुछ धातु ऐसे भी है जैसे सोना चांदी, ये भी होता है, लेकिन ये ऑप्शन के अनुसार इसमें क्या हो जाएगा, सबसे अच्छा चालक पारा हो जाएगा। उसका सिंबल क्या होता है, Ag होता है। परमाणु क्रमांक 47 होता है। ठीक है, तो ये आप लोग याद रखेंगे। ये देखिए यहाँ पे और सब कुछ रैंकिंग दिया गया, जैसे सिल्वर का, उसके बाद कॉपर का, उसके बाद गोल्ड का। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 34 क्या कह रहा है, सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है। ठीक है, तो नाभिकीय संलयन द्वारा सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है। सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाभिकीय संलयन सूर्य तथा तारों के ऊर्जा का स्रोत है। सूर्य का अधिकांश भाग हाइड्रोजन 71% तथा हीलियम 26% है। ठीक है, तो सूर्य में देखिए हाइड्रोजन और हीलियम से बन करके मतलब सूर्य से ऊर्जा निकलती है, और दोनों का रेशियो 71 और 26 का है, आप लोग याद रखेंगे, और नाभिकीय संलयन द्वारा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 क्या है, ये आपका दूध उदाहरण है। दूध क्या चीज़ का उदाहरण होता है, तो पायस का होता है। बहुत क्वेश्चन देखिए बहुत इजी है, लेकिन पूछ दिया जाता है तो काफ़ी कन्फ्यूजन हो जाता है। ठीक है, बहुत लोग इसमें से बिलियन भी मार देते हैं, बहुत लोग वायु बिलियन मार देते हैं। तो ये पायस का एक उदाहरण है, दूध पायस का उदाहरण है। पायस जिसको इमल्सन इंग्लिश में कहा जाता है, 2 या इससे अधिक अमिश्रणीय तरल पदार्थों से बना एक मिश्रण होता है। ठीक है, ऑयल इन वाटर इमल्सन। ठीक है, इसमें वाटर होता है, देखते ही हैं जब दूध फट जाता है तो इससे बटर भी बनता है। ठीक है, तो ये आप लोग जरूर याद रखेंगे। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 36। ये क्या कह रहा है कि एक्वारेजिया, ठीक है, एक्वारेजिया निम्नलिखित में से किसे मिलाकर बनता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट, एकदम स्टार लगा लेंगे। ये क्वेश्चन आपके रेलवे फिर या SSC या बिहार के एग्जाम, यूपी के एग्जाम में जरूर पूछ दिया जाता है। तो एक्वारेजिया किससे मिला करके बनता है, तो देखिए यही दोनों चीज़ें, HNO3 + HCl, दोनों का जो अनुपात होता है, देखिए ये नाइट्रिक एसिड का 3 होता है, और HCl जब 3:1 में जब इसको मिलाया जाता है, तब उसी अनुपात को, नाइट्रिक एसिड को और HCl को 3:1 में जब मिलाते हैं, तब जो तैयार होता है उसको हम एक्वारेजिया कहते हैं। ठीक है, इसका मतलब आप लोग समझ रहे होंगे, 300 ml HNO3 और 100 ml आपका HCl, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और ये दोनों को मिलाकर के एक्वारेजिया बनता है। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 37 क्या कह रहा है, शक्ति का मात्रक क्या होता है। शक्ति का मात्रक आपका वाट होता है। ठीक है, ये शक्ति मात्रक वगैरह भी बहुत क्वेश्चन रेलवे में या फिर आपका एग्जाम में पूछे जाते हैं, बिहार के सारे एग्जाम में और यूपी के भी। तो उसके बाद शक्ति का जो मात्रक होता है आपका वाट होता है। शक्ति बराबर क्या होता है, कार्य बट्टे में समय होता है। ठीक है, P बराबर में क्या होता है, W/T होता है, इसको याद रखेंगे, पावर/टाइम। और इसका जो मात्रक होता है जूल पर सेकेंड कहिए या फिर वाट कहिए, ये दोनों होता है। ठीक है, इसको आप लोग जरूर याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38 क्या कह रहा है, बल का व्यंजक न्यूटन के किस गति नियम से प्राप्त होता है। ठीक है, तो P बराबर mv, मोमेंटम बराबर सबको पता होगा, तो ये न्यूटन के द्वितीय गति नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है। ठीक है, तो इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे, बल का जो व्यंजक है वो न्यूटन के द्वितीय गति नियम से आपको प्राप्त होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द्वितीय गति नियम क्या होता है, जब किसी वस्तु पर बाह्य बल लगाया जाता है तो उस बल की दिशा उत्पन्न त्वरण आरोपित बल के समानुपाती एवं द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अतः बल का व्यंजक न्यूटन है तथा दूसरे नियम से प्राप्त होता है। ठीक है, ये न्यूटन के दूसरा गति नियम है, आप लोग याद रखेंगे, सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, जो न्यूटन के द्वारा दिया गया था। ठीक है, F बराबर सबको पता होगा, F बराबर क्या होता है, ma, फोर्स बराबर मास इंटू एक्सिलरेशन। तो यहाँ पे ये कुछ इसका एक्सप्लेनेशन है, आप लोग इसको पढ़ सकते हैं। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39 क्या कह रहा है, डायनेमो एक युक्ति है जो परिवर्तित करती है। तो डायनेमो क्या करता है आपका, देखिए यही डायनेमो का फिगर है,
यहाँ पे ये आपका 2 मैग्नेट इसमें लगा होता है, ठीक है, और बीच में ये ब्रश होता है, ये कम्यूटेटर होता है। उसके बाद इसको वोल्ट मीटर से कनेक्ट किया गया रहता है और स्पाइनिंग ये आपका जो होता है वो घूमता है, मूव करता है। तो ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, डायनेमो, और यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोग जरूर इसको ध्यान रखें। उसके बाद में आता है दूध का आपेक्षिक घनत्व किसके द्वारा मापा जाता है, ठीक है। तो दूध का आपेक्षिक घनत्व है, देखिए यही होता है, लैक्टोमीटर के द्वारा मापा जाता है। टेस्ट ट्यूब लेते हैं, मिल्क लेते हैं और फिर उसमें लैक्टोमीटर से हम क्या करते हैं, मापते हैं। इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन पारिस्थितिकी तंत्र का अजैविक घटक होता है। अजैविक घटक का मतलब हो गया अब आपका नॉन लिविंग, ठीक है, अबायोटिक। तो ये आपका इसमें से क्या हो गया, जीव जो होता है अजैविक घटक नहीं होता है, पूछ रहा है, ठीक है। तो जीव जो होता है अजैविक घटक नहीं होता है, जीव क्या होता है, ये जैविक घटक होते हैं। जैसे देखिए बायोटिक जिसको लिविंग थिंग्स कहते हैं या लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो इसमें जीव आता है। बाकी ये सब जो है प्रकाश, जल और मिट्टी, ये सब आपका अबायोटिक या नॉन लिविंग में आता है, ठीक है। इसके एक्सप्लेनेशन को देखिए, प्रत्येक अजैविक तंत्र में जीवीय तथा अजीवीय 2 मुख्य घटक होते हैं। अजीवीय घटक के अंतर्गत मिट्टी, जल, वायु, प्रकाश, ताप इत्यादि शामिल है, जबकि जीवीय घटक के अंतर्गत पेड़ पौधे, जीव जंतु, सूक्ष्म जीव, मनुष्य इत्यादि शामिल है, ठीक है। तो इसको आप लोग याद रखेंगे। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 42 क्या करा, निम्नलिखित में से कौन सही कथन नहीं है, ठीक है। नहीं वाले पर जरूर ध्यान देंगे। तो पपीते के रंग का कारण जो होता है वो सोलेनिन है। तो यहाँ पे आपका पपीता का वानस्पतिक नाम जो है, पपीता का वानस्पतिक नाम क्या होता है, कैरिका पपाया, और इसमें कैरोटीन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है जो विटामिन ए का स्रोत है। ये पूछ रहा था आपका कौन सा कथन नहीं है, तो आपका पपीते का रंग जो है सोलेनिन नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, कैरोटीन होगा। कैरोटीन के कारण आपका जो पपीते का रंग जो होता है वो पीला होता है, ठीक है। उसके बाद टमाटर में लाल रंग का कारण लाइकोपीन, सेब का लाल रंग का कारण एंथेसाइनिन, और लाल मिर्च में लाल होने का कारण क्या है, कैप्सिकिन। ये सब आप याद रखेंगे। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 43 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कण रक्त में नहीं पाया जाता है, ठीक है। तो आपका जो है थ्रोम्बिन जो होता है रक्त में नहीं पाया जाता है, बाकी आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और आपका बिम्बाणु ये सब रक्त में पाए जाते हैं। थ्रोम्बिन एक प्लाज्मा है जो 100 मिलीलीटर में 15 मिलीग्राम होता है, 100 मिलीलीटर में 15 मिलीग्राम होता है, जो रक्त के जमने में उपयोगी होता है, ठीक है। तो प्रोथ्रोम्बिन के कारण ही जो होता है प्रोथ्रोम्बिन या प्लाज्मा जिसको कहते हैं रक्त जमने में सहायक होता है, ठीक है। उसके बाद आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 44 क्या कह रहा है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कब किया गया था। तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन जो है 7 सितंबर 1931 ईस्वी को किया गया था, इसको याद रखेंगे, ठीक है। और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन जो है 7 सितंबर 1931 को किया गया था। इस सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग लिया था और यह सम्मेलन सांप्रदायिक समस्या विवाद के कारण असफल रहा, ठीक है। तो दूसरे गोलमेज सम्मेलन की शुरुआत हुई थी जिसमें गांधी जी ने हिस्सा लिया था, तो याद रखेंगे, इसलिए इम्पोर्टेंट है कि चूंकि गांधी जी ने इसमें हिस्सा लिया था। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 45 क्या कह रहा है कि 1942 में राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार करके किस जेल में रखा गया था, ठीक है। तो बांकीपुर जेल में रखा गया था राजेंद्र प्रसाद जी को गिरफ्तार करके, ठीक है। तो ये है हमारे देश रत्न राजेंद्र प्रसाद। 9 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी तथा अन्य प्रमुख कांग्रेस नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था। बिहार में राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार करके बांकीपुर जेल में रखा गया था, ठीक है। बांकीपुर जेल बिहार में पड़ता है और ये भारत के राष्ट्रपति रहे थे और बहुत ही ये तेज थे। इनका दिमाग जो है कहा जाता है कि ये दोनों हाथ से लिख सकते थे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 46 क्या है, व्यक्तिगत सत्याग्रह में प्रथम सत्याग्रही किसे चुना गया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आपका विनोबा भावे को प्रथम सत्याग्रही चुना गया था। अगस्त प्रस्ताव को पूरी तरह से अस्वीकार करते हुए कांग्रेस ने गांधी जी के नेतृत्व में व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत 1940 में किया और इस दौरान प्रथम सत्याग्रही के रूप में विनोबा भावे को चुना गया था, ठीक है। ये विनोबा भावे जी हैं, इनको प्रथम सत्याग्रही के रूप में चुना गया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन नंबर 47 क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से किसे मित्र मेला संघ की शुरुआत की थी। तो आपका ये हो जाएगा बी डी सावरकर ने मित्र मेला संघ की शुरुआत किया था,
ठीक है। और मित्र मेला संघ की स्थापना विनायक दामोदर सावरकर ने किया था। इसकी स्थापना 1899 ईस्वी में किया गया था, जो आगे चल कर के अभिनव भारत समाज के रूप में प्रसिद्ध हुआ। ठीक है, तो मित्र मेला संघ आप लोग याद रखेंगे, विनायक दामोदर सावरकर, बीडी सावरकर। ठीक है, उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 48 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 48 है, वर्तमान में कितने कंपनियों को क्रमशः महारत्न तथा नवरत्न का दर्जा प्राप्त है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 10 कंपनियों को महारत्न और 14 कंपनियों को आपका नवरत्न का दर्जा प्राप्त है। ठीक है, तो ये महारत्न 10 कंपनी और नवरत्न में 14 कंपनी है। तो 2021 तक भारत में कुल 10 कंपनियों को महारत्न और 14 कंपनियों को नवरत्न का दर्जा प्राप्त है। तो ये आप देख सकते हैं लिस्ट ऑफ महारत्न कंपनी ऑफ इंडिया, जैसे सेल हो गया, एचपी हो गया, ठीक है, एनटीपीसी हो गया, और उसके बाद में आपका क्या हो गया, ओएनजीसी, इंडियन ऑयल, ये सब हो गया, भारत पेट्रोलियम हो गया, एचपीसीएल हो गया। ठीक है, तो ये आपका ये जो है 10 महारत्न कंपनियां हैं, इसको आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 49 क्या कह रहा है? ग्लाइकोलिसिस में परिवर्तन होता है। ठीक है, तो ग्लाइकोलिसिस ग्लूकोज पायरूविक अम्ल में परिवर्तन होता है। ठीक है, इसको याद रखें, ग्लूकोज पायरूविक अम्ल में परिवर्तन होता है। तो ग्लाइकोलिसिस ग्लूकोज पायरूविक अम्ल में परिवर्तित होता है, और ग्लूकोज का निर्माण की क्रिया को क्या बोलते हैं? ग्लाइकोजेनेसिस कहते हैं। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे, जो ग्लूकोज निर्माण की प्रक्रिया होती है उसको ग्लाइकोजेनेसिस कहा जाता है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। आते हैं आज का ये अंतिम प्रश्न, और ये आपका काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये प्रश्न है, पादप जगत में निम्नलिखित व्यष्टियों में से कौन सा मुख्यतः जलीय है? ठीक है, ब्रायोफाइटा, शैवाल, टेरिडोफाइटा या अनावृति? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, शैवाल। शैवाल जो होता है मुख्यतः जलीय है। ये पादप जगत में शैवाल जलीय होता है। शैवाल में जननांग एक कोशिकीय होते हैं, मतलब एक कोशिकीय ये जो पादप होता है। शैवाल अपने भोजन को स्टार्च के रूप में संचयित करता है। तो साथियों, ये था आज का जीके जीएस का पार्ट 2 के महत्वपूर्ण भाग 2। ये उम्मीद करते हैं कि आप लोग को काफ़ी पसंद आया होगा। आने वाले आपके एग्ज़ाम के लिए एक अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसलिए आप लोग यदि उसका बार बार रिवीजन करते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपका समय शुभ हो। धन्यवाद।